लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 7, राइट। सो ये देखिए आपके स्क्रीन पे, दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 का मास्टर चार्ट। चैप्टर नंबर 7 is all about organizational structure, strategic leadership and the two type of strategic leadership and corporate and strategy supportive culture। so देखिए अगर आप इस चैप्टर में देखिए तो we have mainly 4 parts: organizational structure, strategic leadership, strategy supportive culture, मतलब वो कभी दोस्त हो सकता है, कभी दुश्मन भी हो सकता है, and then we have entrepreneur and entrepreneur। now let us see whether we have some people online with us। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ वेदर यू आर, कैन यू हियर मी, क्या वॉइस प्रॉपरली आ रही है। सिंस इट्स अ लाइव स्ट्रीम, जस्ट लेट मी नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग, राइट। चलिए तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट एंड इन दिस 40 मिनट्स ओनली वी हैव टू कंप्लीट द होल चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अप टू द लास्ट लेक्चर, that is chapter number 4, 5 and 6 talks about the various types of strategies, that is corporate level strategies, then we have business level strategies, and the next one was your functional level strategies। are you understanding this? Let me just see what exactly is to be done। okay, this logo has to go down। okay, so now we are done with it। can you hear me? can you just let me know whether I am visible? वॉइस प्रॉपरली आ रही है क्या? प्लीज कमेंट करके बताइए एक बार सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, द वॉइस इज प्रॉपर। नाउ इन अंडर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी हैव सो मेनी पार्ट्स: सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आवरग्लास स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपके ये जो सारे टाइप के स्ट्रक्चर है, इनमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं दैट इज योर SBU वाला पार्ट, देन यू हैव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, hourglass and network structure। as far as your examination is concerned, these 4 types of structure are very much important। but जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि आपको पूरा की पूरा रिवाइज में अच्छे से करवा दूंगा। so let us first jump to organization structure। now what do you understand by the term organization structure? देखिए जब भी आपको एक बड़ा बिजनेस करना है तो you need to manage थिंग्स इन योर बिजनेस। मतलब आप अकेले ही हर चीज नहीं कर सकते, आपको लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा, राइट। सो व्हेन यू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल इनटू योर बिजनेस, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस, बराबर। मतलब टॉप मैनेजमेंट में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा, लोअर में कौन होगा, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है, व्हाट इज देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज जब तक ये फिक्स नहीं होगा, कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठता सही से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कंट्रोल मैकेनिज्म बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इन कोई भी स्ट्रक्चर्स में से जो है वो चूज कर सकता है। तो लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल स्ट्रक्चर। एज द नेम सजेस्ट, ये इतना ही सिंपल है जितना इसका नाम है। तो एज सच ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है सुटेबल कि उन्होंने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। और जब आप लोग बन जाओगे सीए तो आप अपना ऑफिस ओपन करोगे प्रैक्टिस के रिलेटेड। तो अगर उसमें आपने अपना ऑफिस ओपन किया तो मुझे बताइए क्या पहले ही दिन आप सभी लोगों को एम्प्लॉय कर लोगे क्या? पहले दिन आपने आर्टिकल्स के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉय करा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ऑन द वेरी फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ योर प्रैक्टिस आपका ऑर्गेनाइजेशन में सारी डिसीजन मेकिंग आप ही करोगे, लोगों का रिक्रूटमेंट आप करोगे, लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम आप करोगे, क्लाइंट हैंडलिंग भी आप ही करोगे, एंड ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ आप ही देखोगे। तो ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर में कि जहां पे ओनर ही हर लेवल पे काम कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट भी ओनर ही है, मिडिल मैनेजमेंट भी ओनर ही है और लोअर में भी ओनर ही है। तो एज सच देयर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी ऑफ दैट ओनर। उस केस का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोलते हैं सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर, जो कि एक छोटे बिजनेस को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट सा होता है। अ स्मॉल टी शॉप ऑल्सो रन्स अंडर द सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। ये कैसा होता है? सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। सारा डिसीजन मेकिंग ओनर के पास है। नाउ वी गो ऑन टू अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहां पे थोड़ा सा आपका बिजनेस बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपका बिजनेस बढ़ जाता है। तो उस केस में देन यू स्टार्ट एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर पीपल इनटू योर ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू डिवाइड द वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन इज divided into various departments based on functions। अब सर कोई भी बिजनेस में फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, सेल्स इज अ फंक्शन,
HR is a function. Are you understanding? Quality control is a function. Purchase department is a function. Stock inventory is a function. तो इन फंक्शंस के हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दोगे. इवन द फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, सेंट्रल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो बिजनेस का ओनर होगा वो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ही वुड बी सपोर्टेड बाय अ कॉर्पोरेट स्टाफ, कॉर्पोरेट R&D, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट ह्यूमन डिपार्टमेंट. अब ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स खड़े कर दिए. जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंस अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, इंजीनियरिंग का आपका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, इट मे और इट मे नॉट बी, इट कैन बी एनीथिंग. उसके बाद अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट फंक्शन है वो अलग होगा, सेल्स एंड सो ऑन, और यहाँ पे HR. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इतने आपके होंगे फंक्शंस. तो ये जो अलग अलग फंक्शंस है, इतने अलग अलग आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट है. तो बेसिकली ये उन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिनको मिनिमम 5 ईयर से ऊपर अपने बिजनेस में हो गए और थोड़ा बहुत ग्रोथ अच्छी वो देख चुके. जैसे अगर एक मिड साइज CA फर्म को अगर आप देखो तो वहाँ पे ऑडिट डिपार्टमेंट अलग होता है, टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, कंसल्टेंसी वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर इन केस ऑफ ऑडिट ऑल्सो इंटरनल ऑडिट अलग, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग. आई अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, बट ऑल द डिसीजन इज बीइंग taken by the owner himself, so it is on a centralized approach. The main criteria of dividing your organization into departments is the various functions. तो इस डायग्राम से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ रहा है कि फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. फंक्शन के हिसाब से आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स करते हो. बट जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज अप्रोच था, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग वाज सेंट्रल, यहाँ पे भी जो कंट्रोल है वो कैसा होता है, सेंट्रल होता है. We'll just see whether we have some students on with us. Right? I guess the internet speed is a bit low and the streaming is going okay. It's okay. The streaming is going on a very good speed. तो ये था आपका functional structure. The next structure is called as the divisional structure. Under divisional structure आप अपने organization जब और थोड़ा सा बढ़ जाता है. अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं कि सर ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे आप लिख लो बिग हॉस्पिटल्स. बिग हॉस्पिटल कैन इंप्लीमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर. इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन इंप्लीमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है, सेंट्रलाइज अप्रोच. डिविजनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच. डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच. डिविजनल स्ट्रक्चर उन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिनका बिजनेस एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन है. एग्जांपल ले लेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर. अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, सोप्स इतने सारे, FMCG प्रोडक्ट इतने सारे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने कंपनी को अलग अलग डिवीजन में बांट रखा है. तो बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में बटा हुआ है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवीजन बना देते हो. जैसे आपको इस एग्जाम्पल से दिख रहा है डिवीजन A एंड डिवीजन B. डिसेंट्रलाइज अप्रोच मतलब हर डिवीजन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा. उस डिवीजन का जो मैनेजर होगा, ही हैज द राइट टू टेक द डिसीजन related to the profit, loss, investment, everything to that division, and the owner of a division will report to the corporate staff and the corporate staff will in return report to the top management. Functional structure में क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस नहीं था, कंट्रोल सेंट्रलाइज था. बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर कंट्रोल कैसा है, डिसेंट्रलाइज है. ईच डिवीजन इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. वो अपने हिसाब से देखेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी लानी है, मार्केटिंग कहाँ पे करनी है. देखिए यहाँ पे इस कंपनी के दो डिवीजन, डिवीजन A एंड डिवीजन B. डिवीजन A हैज दिस फंक्शंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, एंड डिवीजन B आल्सो हैज द सेम फंक्शंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हर एक डिवीजन का एक ओनर होता है, और उस ओनर मतलब उसको हम बोलेंगे जनरल मैनेजर, और उस जनरल मैनेजर के नीचे अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से उस डिवीजन में हायरार्की होती है. सो लेट अस टेक एग्जांपल कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके दो प्रोडक्ट है, जैसे लक्स और लाइफ बॉय. अब लक्स एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है और लाइफ बॉय एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है. तो लक्स और लाइफ बॉय का अलग अलग डिवीजन बना दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो लक्स का मैनेजर होगा उसके डिपार्टमेंट में अंदर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, फाइनेंस अलग से होगा. लाइफ बॉय का जो डिपार्टमेंट है या डिवीजन है उसमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंटिंग अलग से होगा. एंड बोथ ऑफ दिस विल रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट.
तो इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये जो आप अपने बिजनेस में अलग अलग डिविजन्स गिराते हो ना, these are based on some parts, based on some criteria you divide your business into various divisions. So what are those criteria? Divisions are established, or divisions are established based on four things. It may be based on product, it may be based on geography, it may be based on customer, और इट मे बी बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सॉरी नॉट डिपार्टमेंट, डिवीजन बना दिया, ज्योग्राफी के हिसाब से अलग डिवीजन बना दिया, कस्टमर बेस के हिसाब से अलग डिवीजन बना दिया, या फिर प्रोसेस के हिसाब से अलग डिवीजन बना दिया। मैं फटाफट से एक एक एग्जांपल ले लूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग डिवीजन बनाए तो हमने एग्जांपल लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर अपने अलग अलग डिविजन्स बनाया तो नॉर्मली ये होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। जैसे अगर आप मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल हो तो इंडिया उनका एक डिवीजन है, चाइना उनका एक अलग डिवीजन है, बिकॉज इंडिया के मैकडॉनल्ड्स में जो मील है वो अलग है, चाइना के मैकडॉनल्ड्स में जो मील है वो अलग है, उस स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से उसके फंक्शंस होते हैं। सो और अगर कस्टमर के हिसाब से करो तो हम बैंकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, आपके पास दो टाइप के कस्टमर है, एक है उनके प्राइम कस्टमर्स, और एक है अदर्स। प्राइम कस्टमर कौन होता है आईसीआईसीआई बैंक में? जो मंथली जिनका जो बैलेंस अकाउंट में वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो उनको कुछ स्पेशल सर्विसेज दी जाती है। जैसे इन केस ऑफ डीमोनेटाइजेशन और उनको लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उनमें थोड़ा उनको प्रिविलेज दिया जाता है। तो कस्टमर के हिसाब से अपने अलग अलग डिविजन्स बना दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट वी आर स्टडिंग, बेस्ड ऑन व्हाट यू डिवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस डिविजन्स, सो यू हैव 4 पैरामीटर्स। पहला प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, कस्टमर, प्रोसेस की बात करेंगे। ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है इन केस ऑफ प्रोसेस। मतलब अगर जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, एक सेंट गोबेन कंपनी है जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब ये जो सेंट गोबेन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ग्लास, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की, राइट। अब इन जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है ना, उनको मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। तो ये स्पेयर पार्ट्स सेंट गोबेन को बहुत ही चीप रेट से इंडिया से मिलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, वो स्पेयर पार्ट को प्रोक्योर करने के लिए एक छोटी सी सिस्टर कंसर्न खोल दी इंडिया में। तो अब ये जो सिस्टर कंसर्न सेंट गोबेन ने खोली है, उन्होंने क्या करा है, अपने परचेस के प्रोसेस के हिसाब से एक अलग डिवीजन बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेस्ड ऑन योर प्रोसेस ऑल्सो यू कैन क्रिएट डिविजन्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजनल स्ट्रक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज अप्रोच है, फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। Division will includes various department, whereas a department will not include a division. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। Are you understanding this? So what are the 4 parameters on which you divide your organization into various divisions? So those are product, process, customer and geography. Are you understanding? Let me just see if you can get some people live out here. I hope the stream is going good. Yeah, so we are live still. Right. अभी इंपॉर्टेंट आंसर जो हमको यहाँ करना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो डिविजनल स्ट्रक्चर का है, अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर। क्योंकि अपने अलग अलग डिविजन्स बना दिए तो उस एक स्पेसिफिक डिवीजन का जो मैनेजर है वो उस डिवीजन के परफॉर्मेंस के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, एम्प्लॉय अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली काम करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज देर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो काम फास्टर बेसिस पे होता है। मैंने बताया जहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, देयर कम्स इन द सिनेरियो ऑफ डिसेंट्रलाइज अप्रोच। उधर क्या हो रहा था फंक्शनल स्ट्रक्चर में, देयर वाज नो डिसेंट्रलाइज अप्रोच। तो एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होने से काम फटाफट से होता है। एम्प्लॉय मॉरल इज जनरली हायर इन डिविजनल स्ट्रक्चर बिकॉज उनको एक ओनरशिप का फील आता है, उनको एक ओनरशिप का फील आता है कि ये डिवीजन मेरे अंडर है। ऑल्सो कुछ एडवांटेज ऐसे कि इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को एक क्लियर कट लैडर मिलता है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन उनको मिलेगा। जरा यहां देखिए, अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो ही विल
ऑलवेज थिंक दैट मैं इस डिवीजन का हेड बनना चाहिए। जब वो डिवीजन का हेड बन जाएगा तो उसको लगेगा कि मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब मिलना चाहिए। जब वो कॉर्पोरेट ऑफिस में उसको जॉब मिलेगा, उसको लगेगा मेरे को सीईओ की पद तक जाना है, वहां की पोजीशन तक पहुंचना है। तो एक करियर डेवलपमेंट का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होता है इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से कुछ ये एडवांटेजेस उनको मिलते हैं। वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, उनको एक क्लियर कट पता चलता है कि इस स्टेज पे उनको प्रमोशन मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एंड देयर इज ऑल्सो अ लार्ज स्केल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई डियर फ्रेंड्स? बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सबसे बड़े डिसएडवांटेज इज दैट दिस स्ट्रक्चर इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज आप देखो ना, हर एक डिवीजन में द डिपार्टमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेटेड। मार्केटिंग डिवीजन ए में भी है, मार्केटिंग डिवीजन बी में भी है, प्रोडक्शन डिवीजन ए में भी है, प्रोडक्शन डिवीजन बी में भी है। सो देर इज डुप्लीकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, और जहां पे डुप्लीकेशन आता है वहां पे क्या होता है, कॉस्ट बहुत लग जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट आपके पास जो मैनेजर है ना, रिक्वायर्स फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड। आदमी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छे मैनेजर्स की, क्वालिफाइड मैनेजर्स की कमी हमेशा मार्केट में रहती है। तो ये इस डिविजनल स्ट्रक्चर की कमी है कि अच्छा अगर आपको मैनेजर नहीं मिला तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो काम नहीं करता। उसके बाद मैनेजर मैंने बताया वेल क्वालिफाइड चाहिए। सर्टन रीजन्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर में समटाइम्स रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट एंड इट में बी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट कंसिस्टेंटली। जैसा मैंने बताया, आईसीआईसीआई बैंक के केस में प्राइम मेंबर्स को उन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे करके रखी है, बट इन केस ऑफ नेशनल कैलामिटीज लाइक कोरोना वायरस और इन केस ऑफ फाइनेंशियल कैलामिटीज लाइक डीमोनेटाइजेशन, इस केस में अगर आपने एक बार किसी को प्राइम कस्टमर बोल दिया तो उसको सर्विस तुमको देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी तुमको सर्विस देना पड़ेगा। और कई बार ज्यादा सर्विस देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो ये एक कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है डिविजनल स्ट्रक्चर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग विथ मी? राइट। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस आपके डिविजनल स्ट्रक्चर के। तो यहां पे खत्म होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। इसी से जो रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इट इज नथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में एक लेयर का डिवीजन था, मल्टी डिवीजन में क्या होगा, मल्टी लेयर ऑफ डिवीजन होगा, बट द वे ऑफ वर्किंग इज कॉमन। यहां पे भी ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिनका बहुत ज्यादा ग्लोबल बिजनेस है। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक, अब जनरल इलेक्ट्रिक ये कंपनी इतने सारे बिजनेसेस में इनका हाथ है, जैसे दे आर इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो, दे आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो, दे आर इनटू व्हाट नॉट इंडस्ट्री यू से, दिस कंपनी इज प्रेजेंट देयर। तो इतना बड़ा अगर आपके बिजनेस का एक्सपांशन है कि हर सेक्टर में आपने एक बिजनेस सेगमेंट को खोल रखा है, देन इन दैट केस कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक विल गो फॉर अ मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इट इज लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर ओनली, बट लेयर्स बढ़ जाते हैं आपके डिवीजन के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी सारी जो एडवांटेजेस है, जो डिसएडवांटेजेस, दोज आर सेम ओनली, राइट? सो वी विल नॉट डिस्कस मोर ऑन दैट बिकॉज वी हैव इन डिटेल स्टडीड अबाउट मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, अब देखो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट मार्क करा, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये आ गया, एंड दैट इज द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है? सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट ये आपके बिजनेस का एक छोटा सा यूनिट है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसके अपने सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, और उसको सेपरेट सेट ऑफ मैनेजमेंट लगती है उसको मैनेज करने के लिए। ऐसे यूनिट को आपके टोटल बिजनेस में हम बोलेंगे इट इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को पहचानने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को अच्छे से ध्यान दिया तो एक्चुअली इट कैन बिकम अ बिग सेपरेट बिजनेस। इट कैन बिकम अ बिग सेपरेट बिजनेस। एग्जांपल ले लीजिए, फ्लिपकार्ट जब साथ स्टार्ट हुआ था 2007 में, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो इन हाउस रखी थी। फिर उन्होंने देखा कि ये जो डिलीवरी की सर्विस है ना, ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसको मैनेज करने के लिए सेपरेट सेट ऑफ मैनेजमेंट, इसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में सेपरेट है, इसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है, तो इसको अलग निकाल के एक नया बड़ा बिजनेस उन्होंने बना दिया और फ्लिपकार्ट से ई कार्ट बाहर निकल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
So eCart is a sister concern of Flipkart, but eCart is a strategic business unit. Are you understanding? तो strategic business unit क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया. अब strategic business unit के structure की बात करेंगे. अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे मल्टी बिजनेसेस आप करते हो और ऐसे टाइप के आप बिजनेसेस करते हो जो कि डाइवर्सिफाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपके जो रिलेटेड बिजनेस है उनको एक एसबीयू में रखना पड़ता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ गूगल. अब अगर आप देखो तो गूगल के कितने सारे बिजनेसेस हैं, जीमेल, गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड, उसके बाद गूगल फोटोज, जी सूट करके भी एक उनका ऑप्शन अवेलेबल है, यूट्यूब इज ऑल्सो देयर, एडसेंस इज ऑल्सो देयर एंड सो ऑन. तो इतना सारा जो प्रोडक्ट लाइन है गूगल का, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है. सर्च इंजन उनका कोर बिजनेस है. तो अब इसमें एसबीयू स्ट्रक्चर कैसे लगाए, आपको क्या करना है, उन जो आपके अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल यूट्यूब, उसके बाद सर्च इंजन और उनका एडसेंस, ये वो उनकी प्रोडक्ट लाइन है जहां से गूगल को मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है. तो वो लोग क्या करेंगे, दीज आर रेवेन्यू जनरेशन यूनिट्स, इनको एक सेपरेट एसबीयू में कन्वर्ट कर देंगे. मतलब दिस 3 आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर गूगल, तो उनको एक सेपरेट एसबीयू में रख देंगे. नेक्स्ट कुछ फ्री सर्विसेज है गूगल की, जैसे एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जीमेल कुछ हद तक फ्री है, गूगल ड्राइव कुछ हद तक फ्री है, गूगल मैप्स आर ऑल्सो फ्री. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसके बाद गूगल नोज एक नया कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है. तो ये जो सारे फ्री सर्विसेज है उनको एक सेपरेट एसबीयू में हम लोग रख देंगे कि ये फ्री सर्विसेज है, ये हमारी पेड सर्विसेज है. तो सर इससे क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करना ईजी हो जाता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अनरिलेटेड है. अनरिलेटेड है तो कोई बात नहीं, उनमें से जो भी प्रोडक्ट में कॉमन फंक्शंस है, जैसे जो ये जो प्रोडक्ट्स है इनमें कॉमन फंक्शन क्या, इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इनको एक अलग एसबीयू में रख दिया. कुछ फ्री सर्विसेज है जो गूगल के लिए एक्चुअली एक्सपेंडिचर है, तो उनको अलग एसबीयू में रख दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इससे फर्म का कंट्रोल बढ़ जाता है अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस पे. तो ये होता है आपका एसबीयू स्ट्रक्चर. ऐसे उसको आप व्हाट यू कैन से इंप्लीमेंट कर सकते हो. अब एसबीयू स्ट्रक्चर का अगर आपको मैं ड्राइंग निकाल के दिखाऊं कि कैसे होता है एसबीयू स्ट्रक्चर, एक ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस होता है. इस कॉर्पोरेट ऑफिस में आपके अलग अलग कॉर्पोरेट R&D, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, उसके बाद कॉर्पोरेट HR, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. अब इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आप डिवाइड करते हो SBU-A, यहाँ लिखोगे SBU-B, दिस वुड बी योर SBU-C एंड दिस वुड बी योर SBU-D. एंड अकॉर्डिंग टू योर डिवीजन, ये जो आपके जो है ना अलग अलग प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफाइड है, उनको उनमें जो कॉमन फंक्शंस जिन जिन में है उनको एक एसबीयू में रखा जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब, गूगल इज सर्च इंजन और आपका एडसेंस एक एसबीयू में आएगा, फ्री सर्विसेज दूसरे एसबीयू में आएगी, इनोवेटिव सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट्स ऐसा भी एक अलग से सेक्टर है गूगल का, मतलब प्रोडक्ट्स है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक सेपरेट एसबीयू में आ जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैविंग कॉमन फंक्शन, उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको एक एक एसबीयू में आप अलॉट कर दोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट. अब यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट आंसर देखना है, एंड दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू? तो बेसिकली ये आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. एक एसबीयू क्या होता है, उसमें 3 आती है चीजें. एक एसबीयू के होते हैं सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट. जहां कहीं भी आपके बिजनेस में किसी प्रोडक्ट में ये 3 क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं, दैट प्रोडक्ट और दैट बिजनेस सेगमेंट इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? ये इंपॉर्टेंट आंसर है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग योर एसबीयू. सबसे पहला, ये एक साइंटिफिक मेथड है आपके अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को ग्रुप करने की. लेट मी सी वेदर वी हैव सम कमेंट्स फ्रॉम सम स्टूडेंट्स. ओके, ये एक साइंटिफिक मेथड है आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाइड को ग्रुप करने की. तो इससे आपका जो है सेपरेशन प्रॉपर्ली हो जाता है. नेक्स्ट, एन एसबीयू is a grouping of related business that can take up for strategic planning distinct from rest of the business. मैंने बताया गूगल की पेड सर्विसेज और गूगल की फ्री सर्विसेज, इसको जो अगर आपने प्रॉपरली इसको डिवाइड कर दिया तो
तो गूगल का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रॉपर होता है, प्रॉपर एक एसबीयू के अंडर जो सर्विसेज आती है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलती है। ये देखिए, द टास्क कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड सेग्रीगेटिंग असॉर्टमेंट ऑफ बिजनेस और पोर्टफोलियोज एंड regrouping them into a few well-defined, distinct, scientifically demarcated business units. This is again a repetition of the first point. Unrelated products are separated. अब जैसे Google Maps फ्री सर्विस है, बट Google सर्च इंजन इज अ पेड सर्विस। अगर इन दोनों को आप एक साथ फंड्स एलोकेट करोगे तो कई बार इनजस्टिस हो सकता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, बट ये अलग एसबीयू में है ना, तो पेड वाली सर्विसेज पे गूगल कंटिन्यूसली इनोवेशन करेगा और जो फ्री वाली सर्विसेज है उस पे गूगल क्या करेगा, पेड वाली से पैसा निकालेगा और फ्री वाली पे खर्च करेगा। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एसबीयू। ये देखिए, नेक्स्ट बेनिफिट, ग्रुपिंग ऑफ द बिजनेस ऑन एसबीयू लाइंस हेल्प्स द फर्म्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय रिमूविंग वेगनेस एंड कंफ्यूजन जनरली सीन इन ग्रुपिंग द बिजनेस। एसबीयू स्ट्रक्चर कौन लगाता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो एसबीयू स्ट्रक्चर लगाने से आपके बिजनेस पे कंट्रोल आएगा। यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के अलग अलग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। रिलेटेड अलग हो गए, अनरिलेटेड अलग हो गए। आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कुछ इस टाइप के बेनिफिट है। ईच एसबीयू विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर एंड इट्स डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ऊपर तीन, वही तीन आप बेनिफिट में लिख सकते हो। ये देखिए, ये जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, आप उन्हीं 3 पॉइंट्स को वापस से रिपीट करके 3 बेनिफिट भी हो गए। बिकॉज व्हेन यू हैव अ सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, यू हैव अ सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अ सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर बिजनेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, राइट? तो ये था आपका एसबीयू। ये मैंने आपको बताया, ईच एसबीयू विल हैव अ सीईओ। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गई, एसबीयू स्ट्रक्चर जो है, इवन एसबीयू स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। इवन एन एसबीयू स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अभी तक हमने 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर देखे, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, दोनों में था सेंट्रलाइज ऑपरेशन एंड कंट्रोल। डिविजनल, मल्टी डिविजनल एंड एसबीयू, तीनों टाइप के जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है आपका डिसेंट्रलाइज अप्रोच। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ इस हिसाब के बेनिफिट है। क्या क्या? इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अनरिलेटेड प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट एक साथ आ जाते हैं, जबकि जो रिलेटेड प्रोडक्ट एक साथ आते हैं तो उनको रिसोर्स एलोकेशन में सही तरीके से फायदा होता है। फिर जो 3 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के, वही 3 बेनिफिट भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और लास्ट में एक सीईओ होता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर द एसबीयू एंड इट्स प्रॉफिट परफॉर्मेंस। मतलब एक एसबीयू का जो हेड है, उस एसबीयू में आने वाले प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के रिलेटेड वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन शॉर्ट, दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो जहां पे अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, बिजनेस ग्रो करेगा विथ प्रॉपर कंट्रोल, राइट? तो ये था आपका एसबीयू, बेनिफिट्स ऑफ एसबीयू। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, चलिए फटाफट से आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में नॉर्मली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो। आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है फंक्शन। एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है फंक्शन। इस हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवाइड करते हो। अगर हम लोग यहाँ पे लिख ले, let us say this is product A, product B, product C and product D. Now various functions of organization, you have engineering as a function, accounts, finance as a function, production as a function, then you have marketing as a function. बराबर? तो आपने क्या करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2 वेरिएबल्स में डिवाइड किया। एक अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से और दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट आपके फंक्शंस के हिसाब से। उसमें फिर क्या करोगे, यहां पे आपके एम्प्लॉयज होंगे,
यहां पे क्या होंगे, आपके एम्प्लॉयज होंगे। सी दिस डॉट्स आर एम्प्लॉयज, दीज आर योर एम्प्लॉयज। अब हर एक प्रोडक्ट का एक होगा प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट हेड, और हर डिपार्टमेंट का होगा एक होगा, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल हेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल हेड। मतलब एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल हेड होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्शन हेड होगा, फाइनेंस के डिपार्टमेंट का एक फाइनेंस हेड होगा। तो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होगा उसको हम बोलेंगे फंक्शनल हेड, और जो प्रोडक्ट के हिसाब से ईच प्रोडक्ट का जो हेड है हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट हेड। अब ये कोई एक बंदा है जो कि प्रोडक्ट ए पे काम कर रहा है, बट ही इज इनटू द फंक्शनल ऑफ इंजीनियरिंग। देयर इज वन पर्सन आउट हियर हु इज वर्किंग इन इंजीनियरिंग फंक्शन, बट ही इज वर्किंग फॉर प्रोडक्ट बी। तो बेसिकली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक बंदे के दो बॉस होते हैं, एक बंदे के दो बॉस होते हैं। एक बॉस होता है वो फंक्शनल हेड, जिस फंक्शन में वो काम कर रहा है, और दूसरा जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहा है। जैसे देखिए जो फर्स्ट वन है ना यहाँ पे, उसका वो इंजीनियरिंग के फंक्शन में काम कर रहा है तो उसको इंजीनियरिंग के बॉस को भी रिपोर्ट करना है, और दूसरा वो प्रोडक्ट ए पे काम कर रहा है तो प्रोडक्ट ए को भी उसको रिपोर्ट करना है। तो ही हैज टू बॉस। और जब आपके सिर के ऊपर दो अलग अलग बॉस होंगे तो आपके पास काफी ज्यादा टाइट डेडलाइंस में एक एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है दैट इज इट इज हैविंग अ ड्यूअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ड्यूअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, टाइट डेडलाइंस, हाई प्रोडक्टिविटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के। तो देखिए जाने अनजाने में ये एक मैट्रिक्स सा क्रिएट हो चुका है, ये जाने अनजाने में क्या हो चुका है, मैट्रिक्स का इसमें क्रिएशन हो चुका है। ये टाइप का स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है कि जहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है और उनका अलग अलग फंक्शंस भी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन चाहते कि हाई प्रोडक्टिविटी, जो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को टाइम पास करना नहीं देना चाहते, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे उनका फोकस है, ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फॉलो करते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को लगा दिया, इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात, अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, आपको सडनली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होना है, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो जो अगला इंपॉर्टेंट आंसर जो हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में करने वाले दैट इज स्टेप्स टू इंप्लीमेंट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। स्टेप्स टू इंप्लीमेंट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मतलब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वो स्टेप्स जरा आपके नोट से हम लोग फटाफट से करेंगे। 3 डिस्टिंक्ट फेजेस प्रपोज बाय डेविस एंड लॉरेंस। डेविस एंड लॉरेंस 2 स्ट्रैटेजिस्ट का नाम है। इन्होंने ये स्टेजेस को सजेस्ट किया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप क्या है, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस, जरा इस डायग्राम को देखिए। यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे वो लोग काम करेंगे अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंटेशन का सक्सेस रेशियो यही है कि आप राइट पर्सन को राइट फंक्शन में काम करवाओ। अगर कोई बंदा फाइनेंस में होशियार है बट अगर आप उसको क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन में रखोगे, आप उसको प्रोडक्शन फंक्शन में रखोगे तो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने एम्प्लॉय को अलग अलग फंक्शंस में फॉर टेम्पररी जो है उनको रखते रहो। मतलब 1 महीना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखो, 1 महीना उसको इंजीनियरिंग में रखो, 1 महीना उसको फाइनेंस में रखो। इससे क्या पता चलेगा आपको, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा बंदा कौन से फंक्शन के लिए बना हुआ है। सो दैट इज वी कॉल इट द क्रॉस फंक्शनल फोर्सेस। प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, इसका ही मतलब है कि आपको आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और उसका हर प्रोडक्ट का एक अलग से हेड बनाना है। बिकॉज हमको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ड्यूअल बॉस रिपोर्टिंग, फंक्शनल हेड, प्रोडक्ट हेड, फंक्शनल हेड, प्रोडक्ट हेड। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग हेड बनाना स्टार्ट कीजिए आप। पहले स्टेप में क्या करा, फंक्शन जो कि आपका एम्प्लॉय जिस फंक्शन के लिए एलिजिबल है उसको आपने चेक किया। दूसरे स्टेप में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड वाइज या प्रोडक्ट वाइज डिवाइड किया। और तीसरा मेजर मैट्रिक्स, इसका मतलब है
एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा बंदा कौन से फंक्शन के लिए बना है और आपने प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर प्रोडक्ट में भी डिवाइड कर दिया, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा जहां पे एक बंदा प्रोडक्ट ए पे काम करेगा और वो इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, तो ही इज मेड फॉर दैट पर्पस, ही इज मेड फॉर दैट पर्पस, ही विल रिपोर्ट टू द फंक्शनल हेड ऑल्सो एंड ही विल रिपोर्ट टू द प्रोडक्ट हेड ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर अगर आप इस बंदे को नीचे शिफ्ट करना चाहते हो, सी एक बंदा मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकता है बट ही कैनॉट वर्क ऑन मल्टीपल फंक्शंस। मतलब अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो फाइनेंस में काम करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज एक पप्पू नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज वर्किंग ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंस का फंक्शन ऑन प्रोडक्ट ए। थोड़े दिन बाद आपने उसको दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट किया, पप्पू शिफ्टेड टू प्रोडक्ट सी, बट ही इज शिफ्टिंग द प्रोडक्ट्स, ही इज नॉट शिफ्टिंग द फंक्शंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज फंक्शन स्किल बेस्ड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सिंपल यही होता है पॉइंट। तो यही किसने प्रपोज किया? आपके डेविस एंड लॉरेंस ने। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? सबसे पहला क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस, ब्रांड एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और लास्ट में है मेचर मैट्रिक्स। तो मेचर मैट्रिक्स में आप क्या करोगे? लोगों के प्रोडक्ट बदलते जाओगे, जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हो उसको बदलते जाओगे, उनका फंक्शन चेंज नहीं होगा, राइट? चलिए फटाफट से नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर की। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर? Okay, so we have some people are there. Let me know in the comment section, like if you don't understand anything, just let me know. I'll try to repeat and give some examples. Okay. Next, बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर की। नेटवर्क स्ट्रक्चर जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है कि इट इज नॉट अ अलग टाइप का स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एसेट लाइट रहना चाहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एसेट लाइट रहना चाहते हैं, मैं बार बार क्लास में जब लेता हूं तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अभी उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, एसेट लाइट रहना चाहते हैं, दे गो फॉर नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें: आउटसोर्सिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, keeping critical departments in house, नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है कि जहां पे कंपनी ने कुछ क्रिटिकल डिपार्टमेंट उसके बिजनेस के ही इन हाउस रखे हुए हैं, बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट आउटसोर्स करे हुए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल क्या करता है? चाइना के लोगों से फोन बनवा के लेता है, तो मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद उसकी जो एक्सेसरीज है उसका प्रोडक्शन भी उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, राइट? बट व्हाट आर द क्रिटिकल डिपार्टमेंट दैट एप्पल हैज केप्ट टू इटसेल्फ? तो उनका जो R&D डिपार्टमेंट में वो इन हाउस है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो इन हाउस है, उनका जो मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में वो इन हाउस है, बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एप्पल के क्या है? आउटसोर्स्ड है। तो एप्पल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिस स्ट्रक्चर पे काम करता है उस स्ट्रक्चर का नाम है नेटवर्क स्ट्रक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो एसेट लाइट रहना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, एंड दे वांट टू आउटसोर्स सर्टन अनइम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। अब जैसे एप्पल को पता है कि हम लोग डिजाइन में, इनोवेशन में, R&D में बहुत वी आर होशियार, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट प्रोडक्शन में चाइनीज बहुत अच्छे, तो लेट अस आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। तो एप्पल जो फॉलो करता है वो है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क स्ट्रक्चर? कुछ एडवांटेजेस की हम बात करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेजेस है नेटवर्क स्ट्रक्चर में कि हमको लो कॉस्ट रिसोर्सेज को एक्सेस मिलता है। एप्पल को पता है कि अमेरिका में अगर वो आईफोन बनाएंगे तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आईफोन विल इंक्रीज, तो उनको पता है कि चाइनीज लोग बहुत ही लो कॉस्ट पे फोन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उनको क्या मिला? लो कॉस्ट प्रोडक्ट, लो कॉस्ट सर्विस को एक्सेस मिल गया। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे होता है। दूसरा बेनिफिट होता है आप एसेट लाइट रहते हो, तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आगे रहेगी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है किसके? नेटवर्क स्ट्रक्चर के। ऑल्सो नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चाइना में
जैसे एप्पल जो है वो अभी अपने आईफोन फॉक्सकॉन कंपनी से बना के लेता है, कल चल के फॉक्सकॉन से एप्पल का झगड़ा हो गया तो चाइना को कोई दूसरा कंपनी उनके लिए फोन बना के देगा। तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। नेटवर्क स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट अगला आंसर हमको करना है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आपने गलती से भी अपना क्रिटिकल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मैंने एक बार एक स्टूडेंट से पूछा था क्लास में कि बताओ नेटवर्क स्ट्रक्चर में, मतलब उसको एक एग्जांपल लिया था, उसके नाम की कंपनी बनाई थी और उनको पूछा कि बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आप आउटसोर्स करोगे। बंदे ने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे बताइए आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ही आउटसोर्स कर दोगे तो आपके पास बचा क्या फिर? समझ रहे हो, राइट? सो इमेजिन करना कि अगर एप्पल ने गलती से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया तो एप्पल के फोन पता नहीं कौन से डिजाइन के बनेंगे फिर। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि आपने अगर आपके डिसीजन मेकिंग में रॉन्ग हो गया कि कौन सा डिपार्टमेंट आउटसोर्स करना है तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। नेक्स्ट कभी कभी आउटसोर्सिंग करने के लिए आपको मार्केट में ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं कि कौन मैन्युफैक्चर कर देगा, कौन मैन्युफैक्चर कर देगा, कौन मैन्युफैक्चर कर देगा। एंड समटाइम्स टू मेनी ऑप्शंस बिकम अ प्रॉब्लम, समटाइम्स टू मेनी ऑप्शंस बिकम अ प्रॉब्लम, राइट? तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज रिलेटेड टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? आर यू विथ मी? राइट। बात करेंगे आवर ग्लास स्ट्रक्चर की। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, फटाफट से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं आपको। आवर ग्लास स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होता है आपका आवर ग्लास स्ट्रक्चर। घड़ी के रूप में, पुराने जमानों में जो घड़ी होती थी ना, दैट सैंड क्लॉक, उस हिसाब से ये होता है। दिस लेवल इज द टॉप मैनेजमेंट, दिस लेवल इज मिडल मैनेजमेंट and this level is lower management. Hourglass स्ट्रक्चर ये उस टाइप का स्ट्रक्चर है कि जहां पे आप अगर इस डायग्राम को देखो तो टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट का जो हिस्सा है वो काफी ब्रॉड है, मिडिल मैनेजमेंट का यहाँ पे रोल बहुत ही कम है। तो ये उन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है कि जहां पे स्किल बेस्ड वर्क बहुत ज्यादा है, स्किल बेस्ड वर्क बहुत ज्यादा है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, top management and lower management are connected, top management or lower management are connected through technology platform, through tech platform। टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट ये हमेशा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे इन केस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हमने प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है तो मैं मेरे आर्टिकल से सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड हूं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मिडिल मैनेजमेंट का रोल बहुत ही कम रह जाता है या नेग्लिजिबल रहता है। व्हाई? बिकॉज टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली कहां कनेक्टेड है? लोअर मैनेजमेंट से। मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है नॉर्मल केसेस में कि टॉप मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लेना, उस पर प्लानिंग करना और फिर उसको डेलीगेट करना लोअर मैनेजमेंट को। बट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट आर ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, तो इसलिए उनमें हमेशा कम्युनिकेशन होते रहता है। तो मिडिल मैनेजमेंट का रोल बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे आवर ग्लास स्ट्रक्चर एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे स्किल बेस्ड काम इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, सिंपल। अब इंपॉर्टेंट आंसर जो हमको यहां से देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस आवर ग्लास स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट हमेशा ही कनेक्टेड है, तो सॉरी टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट हमेशा कनेक्टेड है, तो मिडिल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मिडिल मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट करने का और उनको सैलरी देने का कॉस्ट घट जाता है। ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट आर ऑलवेज कनेक्टेड, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाता है। बिकॉज प्लानिंग करते टॉप मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल करता है लोअर मैनेजमेंट, और क्योंकि सीधा कनेक्शन है तो आपका डिसीजन और इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। सो ये एक बेनिफिट है। अब इस आवर-ग्लास स्ट्रक्चर के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। इस आवर-ग्लास स्ट्रक्चर में प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है एम्प्लॉइज के लिए, बिकॉज लोअर मैनेजमेंट हमेशा क्या सोचता है कि मैं मिडिल मैनेजमेंट में जाऊँ,
मिडल सोचेगा कि मैं टॉप में जाऊँ। अभी लोअर मैनेजमेंट को मिडल मैनेजमेंट में जाने का कोई काम ही नहीं है, बिकॉज मिडल मैनेजमेंट का कुछ रोल ही नहीं है। तो अभी लोअर मैनेजमेंट को तो सीधा टॉप मैनेजमेंट नहीं बना सकते। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको प्रमोशन का बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता, बिकॉज देर इज नो स्कोप फॉर प्रमोशन। अभी कोई आर्टिकल बच्चा सीधा मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के चेयर पे तो नहीं बैठ सकता, तो प्रमोशन का कोई स्कोप ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कभी कभी एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, एम्प्लॉयज कभी कभी डीमोटिवेटेड जो है वो फील करते हैं। कुछ इस हिसाब से इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है किसके, आपके आवर ग्लास स्ट्रक्चर के। तो ये था आपके वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आंसर यहां पे ये है कि व्हाट आर द 5 लीडरशिप रोल्स प्लेड बाय अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट। व्हाट आर द 5 स्ट्रैटेजिक लीडर का रोल क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक लीडर कौन होता है? स्ट्रैटेजिक लीडर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन है, जिसका काम है ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक डायरेक्शन देना। स्ट्रैटेजिक लीडर वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट को मैनेज करता है और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो बनाए रखता है। उसका ये काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी से बड़ी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करे, वो रिस्क टेकिंग करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेन ऑब्जेक्टिव और विजन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन कैसे साथ में चले, ये काम किसका होता है? आपके स्ट्रैटेजिक लीडर का। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो आपकी टीम खराब परफॉर्मेंस करेगी। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, आपके स्टाफ मेंबर्स को मोटिवेट करना, नए अपॉर्चुनिटीज को देखना, उसको टैप करना, स्ट्रैटेजी को बनाना, टॉप मैनेजमेंट का प्रॉपर कंट्रोल रखना, ये सारा काम किसका होता है? एक स्ट्रैटेजिक लीडर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक इंपॉर्टेंट लीडर का ये रोल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना, कब किसके साथ कोलैबोरेशन करना है, कोलैबोरेशन नहीं करना है, कौन सा न्यू इनोवेशन करना है, ये भी काम किसका होता है? स्ट्रैटेजिक लीडर का। अब ये हो गई स्ट्रैटेजिक लीडर के रिलेटेड जनरल टर्म्स। इस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट आंसर है कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर कौन से टाइप का रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो वी हैव 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, स्टेइंग एट द टॉप एंड सीइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस। लीडर हमेशा टॉप पे रहेगा और वो मैनेज करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सही काम कर रहा है क्या, टॉप मैनेजमेंट के लोग सही काम कर रहे हैं क्या, क्या टॉप मैनेजमेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन नीचे जा रहा है क्या मिडिल मैनेजमेंट में, और क्या मिडिल से प्रॉपर लोअर पे जा रहा है क्या। तो स्टेइंग एंड टॉप एंड मॉनिटरिंग एवरीथिंग, पहला फंक्शन। दूसरा, प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी विथ एंथुजियाज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन में एंथुजियाज्म बनाए रखना, अपने एम्प्लॉय से हमेशा बातें करते रहना, ये काम किसका है? स्ट्रैटेजिक लीडर का। अब कई बार देखो, आपने सुना रहेगा कि ये जब टाटा ग्रुप में प्रॉब्लम हो गया था, साइरस मिस्त्री को इमीडिएटली टाटा ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, तो उस टाइम पे टाटा ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज में एक डिस्ट्रस्ट की भावना आ गई थी कि अब कंपनी का आगे क्या होगा। उस टाइम पे मिस्टर रतन टाटा ने लेटर लिखा था सारे एम्प्लॉयज को कि आप चिंता मत करो, मैं अभी भी हूं। तो ऐसा एम्प्लॉय से बातें बनाए रखना, कम्युनिकेशन बनाए रखना, एंथुजियाज्म ले आना, काम किसका होता है? स्ट्रैटेजिक लीडर का। आगे, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अडेप्टिव बनाए रखना, बिकॉज एक स्ट्रैटेजिक लीडर की क्वालिटी वो है कि आने वाले टाइम को पहचान लेना और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना। तो ये उसका रोल है। तो पहले 3 रोल कौन से? स्टेइंग एट द टॉप, मॉनिटरिंग द प्रोसेस, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से ये अगर आप आंसर में इस पॉइंट को लिखोगे और हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर को भाई बहुत अच्छा लगेगा। आगे, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रखना चेंजेस को। लेट अस सी द लास्ट 2, एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। एथिकल रहना, ये काम किसका है? स्ट्रैटेजिक लीडर का। अगर लीडर ही चोर है तो कंपनी 100% फ्रॉड करेगा। तो एथिकल रहना काम किसका है? लीडर का। और दूसरा, जहां पे स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन मतलब इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है, तो ये लीडर का काम है कि एग्जैक्टली देखे, लूपहोल्स को बंद करे और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन को अच्छे से एग्जीक्यूट करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रॉब्लम्स को फाइंड करे और करेक्टिव स्टेप्स को इंप्लीमेंट करे। सो व्हाट आर द नेक्स्ट 2 रोल्स? एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप द लाइव स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपर। कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि वेदर यू आर एंजॉइंग द लेक्चर एंड वेदर द वॉइस क्लैरिटी इज गुड, राइट।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टाइल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। दो टाइप की लीडरशिप होती है, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। चलिए फटाफट से हम इसके डिस्टिंग्विश को लिखेंगे। एक कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशनल, और एक है ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को हम बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लो धीरूभाई अंबानी, और यहाँ पे लिख लो एक बैंक का मैनेजर। बैंक का मैनेजर इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ दैट ब्रांच, ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्रांच। धीरूभाई अंबानी वॉज ऑल्सो अ लीडर ऑफ रिलायंस ग्रुप। बट धीरूभाई की जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, और बैंक मैनेजर की जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ये रिस्क टेकिंग बहुत करेंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे, ये हमेशा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन टफ टाइम्स, इनका काम है। और ये क्या करेंगे, जस्ट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स विदाउट मोटिवेशन, ठंडे होते हैं ये बहुत ज्यादा। ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, और उसके लिए ये करते हैं रिस्क टेकिंग, ये होते हैं रिस्क टेकिंग तो ये भी करते हैं, बट ये कभी दे विल नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट। नॉर्मली ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये स्टार्टअप्स में होती है, और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हमेशा एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने मिलेंगी, जिनका बहुत एग्जिस्टिंग बड़ा बिजनेस है और उन्होंने किसी एक बंदे को अभी एक नया सीईओ बनाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्टार्टअप्स में एक एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, रिस्क टेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, लाइटनिंग स्पीड से एग्जीक्यूशन होता है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, जो कि एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन में चलेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि उनसे रिजल्ट आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड अ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये था उनके बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यही आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इसको लास्ट में करेंगे, पहले चलिए एंटरप्रेन्योर एंड एंट्राप्रेन्योर की बात कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंट्राप्रेन्योरशिप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंटरप्रेन्योर? अब एंटरप्रेन्योर ये ऐसा बंदा है जो खुद का बिजनेस करेगा, वो खुद की नेटवर्थ बढ़ाएगा, जैसे जेफ बेजोस, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने खुद का बिजनेस किया, खुद की नेटवर्थ बढ़ाई, रिस्क टेकिंग करी, हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखा, आने वाले समय को देखा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, जो कुछ भी किया खुद के लिए किया। ऐसे टाइप के बंदों को, ऐसे टाइप के रिस्क टेकर्स को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर में नॉर्मली क्या क्या क्वालिटीज होती है? इनोवेशन करेगा, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि अच्छे से बड़ा बिजनेस हो सके। रिस्क टेकिंग मैंने बताया, स्टार्टअप कंपनी करेगा, मैंने जितने भी नाम लिए सब ने खुद का काम किया हुआ है। एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट, टेक डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस मोर प्रॉफिटेबल, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो आपकी बिजनेस है प्रॉफिटेबल बनेगा। एंड ही हिमसेल्फ टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। ऐसे टाइप के बंदे को हम लोग कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक एंटरप्रेन्योर है। अब बात करेंगे इंट्राप्रेन्योर की। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि एंटरप्रेन्योर जो है वर्क्स विद इन बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो एंटरप्रेन्योर है ये एक
ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है वो काम तो एंटरप्रेन्योर के जैसे करता है, बट वो काम खुद के लिए नहीं करता, काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। सर क्या आपको एग्जांपल दे सकते हो? यस, एग्जांपल इज मिस्टर सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है आज, या फिर एग्जांपल ले लो सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ है। ये दोनों ही बंदे माइक्रोसॉफ्ट में और गूगल में एज एन इंजीनियर ज्वाइन हुए थे। बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर के जैसे उन्होंने काम करा, इनोवेट किया, रिस्क टेकिंग करी, बट जो कुछ भी किया कंपनी के लिए किया, खुद के लिए नहीं किया। इसलिए दीज पर्सन्स आर ऑल्सो हैविंग द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, बट बिकॉज दे आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम उनको बोलेंगे एंट्राप्रेन्योर। समझ में आ गया? दैट्स इट। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंट्राप्रेन्योर, राइट। अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर। इसको फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, आपके चार्ट से कवर कर लेंगे। ये रहे आपके चार्ट्स। ऑलमोस्ट वी आर ऑन द एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप रोहित कुमार इज सेइंग यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित, वेलकम। चलिए हम लोग लास्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर में। तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट? सबसे पहले तो मतलब समझिए कि स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर का मतलब क्या होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कल्चर होता है और एक होता है स्ट्रैटेजी। कल्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किन सिद्धांतों पे काम करेगा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑन विच आवर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। जैसे जब हम टाटा का नाम लेते तो आता है दिमाग में ट्रस्ट। टाटा के यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत है, तो टाटा की हर कंपनी को हम उसी नजरिए से देखेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी रखना, लोगों के साथ बेईमानी ना करना, फ्रॉड ना करना, ये अच्छा कल्चर है टाटाज में। बट व्हाट अबाउट स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी तो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से आएगी। स्ट्रैटेजी को कल्चर से मैच करना जरूरी है फॉर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। कल्चर कहां से आता है? देखिए सबसे पहला, वेयर डज द कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम? कॉर्पोरेट कल्चर कम्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, इट कम्स फ्रॉम द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप देखिए तो हमेशा से रिलायंस इस कॉर्पोरेशन के जो हेड रहे मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने इसको स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कल्चर लाया कंपनी में कि क्या, लोएस्ट प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट बेचना। और इसी सेम लाइंस पे आज भी रिलायंस का हर प्रोडक्ट आपको मिलता है। जियो, लो प्राइस बेस्ट प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो कॉर्पोरेट कल्चर कहां से आता है? आपके टॉप मैनेजमेंट से, या फिर आपके व्हाट यू कैन से प्रमोटर, फाउंडर ऑफ द कंपनी, वहां से आता है कल्चर। कल्चर, एली और ऑब्स्टेकल। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एक अलग चीज है जो कि हम चैप्टर 8 में रिवाइज करने वाले। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके कल्चर के मुताबिक रही तो ये दोनों दोस्त बन के चलेंगे। एली का मतलब होता है दोस्त। तो स्ट्रैटेजी और कल्चर अगर दोस्त रहे तो कल्चर के हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया तो कल्चर पूरा सपोर्ट करेगा स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट अगर कल्चर कुछ और कहता है और स्ट्रैटेजी कुछ और कहती है तो इस केस में फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल टाटा ने बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट का कल्चर है, बट लुकिंग एट द प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन स्ट्रैटेजी ये डिमांड करती है कि हमको थोड़ा सा कस्टमर्स को पागल बनाना होगा। तो कल्चर कहता है कि कस्टमर के साथ ईमानदार रहो, स्ट्रैटेजी डिमांड कर रही है कि थोड़ा सा कस्टमर के साथ हम खेल सकते हैं। तो आ गया ना यहाँ पे डिफरेंस। तो व्हेन अगर आपकी स्ट्रैटेजी अलग है और आपका कल्चर अलग है तो इनमें ऑब्स्टैकल होगा एग्जीक्यूशन में। नेक्स्ट, रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन में एक्चुअली कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज कल्चर का जो फ्लो है वो आता है टॉप मैनेजमेंट से। इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज द वर्क ऑफ मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट अपने कल्चर को पकड़ के बैठेंगे और मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ के बैठेंगे। तो जब तक टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, मिडल और लोअर काम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये चर्चा थी इस पॉइंट में। पेरिल्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी डिमांड करता है कि कस्टमर के साथ थोड़ी सी बेईमानी करो, बट कल्चर कहता है कि कस्टमर के साथ ईमानदारी से रहो। तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर ऐसा कह लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है कि नहीं, थोड़ा सा कस्टमर के साथ फ्रॉड करो, बट लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन स्ट्रैटेजी ये डिमांड करती है कि अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे तो ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। बट आपका
कल्चर तो फ्रॉड का कल्चर है, तो आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट। तो जिधर कॉन्फ्लिक्ट आता है ना उधर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में ऑब्स्टैकल आ जाता है, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते स्ट्रैटेजी को। क्रिएटिंग अ फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कल्चर, सर इसका क्या मीनिंग है? या तो आप अपने स्ट्रैटेजी को बदल दो कल्चर के हिसाब से, जो कि 90% केसेस में वही होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ये करते वक्त ही कल्चर का ध्यान रखा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उन दोनों में फिट बैठाना ही पड़ेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगा, कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे आप, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो देयर हैज टू बी अ फिट, एक मिडवे आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कल्चर को चेंज करने का ट्राई कीजिए तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को भी चेंज करने का ट्राई कीजिए। देयर हैज टू बी अ मिडवे, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा आपको। लास्ट में देखिए चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि हम स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं कर सकते, कल्चर को चेंज करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स चेंजिंग अ कल्चर इज अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कल्चर मतलब अगर कल्चर आपके स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में ऑब्स्टेकल आ रहा है तो और आप सोच रहे हो कि इस कल्चर को ही मैं चेंज कर दूंगा, तो ये करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सदियों से चला आ रहा है। रिलायंस कॉर्पोरेशन के आज ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी, बट उनके पापा मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने जो कल्चर सेट किया था उसी कल्चर पे आज तक रिलायंस कॉर्पोरेशन चलते आ रहा है, एंड मोर देन 50 ईयर्स हैव पास्ड। तो 50 ईयर पुराने कल्चर को चेंज करना स्ट्रैटेजी के लिए इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। आपको सारे टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, उनका काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनको बहुत समझाना पड़ेगा। तो बेसिकली कल्चर को चेंज करना एक बहुत बड़ा लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इट हैज टू बी डन इफ यू वांट टू स्टिक टू स्ट्रैटेजी एंड चेंज योर कल्चर। तो 90% केसेस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेते हैं कल्चर के हिसाब से, बिकॉज कल्चर को नॉर्मली चेंज करना इतना ईजी नहीं है, राइट? तो ये था पूरा की पूरा रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 7। ओके, आई होप आपके जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, राइट? सो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर नंबर 7।